हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी शिक्षक ओम प्रकाश कुमार आज लेक्चर 7 के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। क्लास 10th का साइंस के आज के प्रमुख टॉपिक्स को हम ले रहे हैं। पहला टॉपिक्स है जलीय विलयन में अम्ल क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन में अम्ल क्षारक का क्या होता है, इस पर डिस्कशन करने से पहले चलिए हम एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अपडेट्स आपको जो मिलता रहे। और किसी भी प्रकार की प्रश्न के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अपने वीडियो में और अधिक से अधिक सुधार कर सकें। तो चलिए हम इस टॉपिक्स पर थोड़ा डिटेल से लेते हैं। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम अम्ल या क्षारक में जल मिलाते हैं तो अम्ल या क्षार के प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कंसंट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब कोई भी अम्ल या क्षार में हम जल मिलाते हैं, किसी भी अम्ल या क्षार में जल मिलाते हैं तो उसकी सांद्रता क्या होती है, घट जाती है। उसका जो पहले वाला जो पावर रहता है वो पावर नहीं रहता। जब हम किसी भी अम्ल को हम लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन जितना भी रहता है उसमें जल मिलाने के बाद उसका कंसंट्रेशन घट जाता है और यानी उसका पावर घट जाता है। और इस घटने को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल या क्षार में जब हम जल मिलाते हैं उसका कंसंट्रेशन घट जाता है, वह तनुकृत हो जाता है। इसको कहते हैं हम लोग तनुकरण। तो चलिए हम तनुकरण का थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं कि तनुकरण क्या है। तनुकरण जिसको कि एक्वस भी कहते हैं, जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाया जाता है तो उसकी सांद्रता में प्रति इकाई कमी आ जाती है। जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाया जाता है तो उसकी सांद्रता में प्रति इकाई कमी आ जाती है। इसे ही हम तनुकरण कहते हैं। यहाँ पर तनुकरण करते समय हम लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि जब हम अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं, अम्ल में हम लोग क्षार नहीं मिलाएं, अम्ल या क्षारक में जल को नहीं मिलाना चाहिए। पहले जल को किसी भी बोतल में ले लेते हैं, फिर उस पर धीरे 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 इसको क्या करते हैं, जिस तरह से हम लोग शरबत बनाते हैं, एक बार सारा थी नहीं डाल देते हैं, तो उसी तरह से जल ले करके थोड़ा सा उसमें जल लेना है, कोई भी शीशी में या कोई भी बर्तन में, और उसमें धीरे धीरे अम्ल या क्षारक को क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे। एक ही बार सारा अम्ल को नहीं डाल देंगे। एक ही बार यदि हम सारा अम्ल उसमें डाल देते हैं तो इससे हमारे हाथ मुंह पैर जलने का खतरा हो सकता है, क्योंकि जब हम अम्ल उसमें डालेंगे तो वो स्प्लैश हो सकता है, उछल करके हमारे ऊपर पड़ सकता है। इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अम्ल उसमें डाल करके उसको स्टीर करके मिलाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमको किसी भी प्रकार का नुकसान
नहीं होगा और उस अम्ल या क्षार का तनुकरण आसानी से हो जाएगा। कोई भी अम्ल का हम लोग तनुकरण इसलिए करते हैं ताकि उसको हम घर के काम में भी उसको आसानी से अम्ल या क्षार को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रबलता क्या होती है, इससे घट जाती है और हम बाथरूम या किचन कहीं पर भी अम्ल का प्रयोग करके उसका साफ सफाई में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जो प्रयोगशाला में खरीदते हैं, प्रयोगशाला में जो बनता है अम्ल, उसका डायरेक्ट यदि प्रयोग करने लगे तो उससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, हमारा हाथ पाँव सारा कुछ जल सकता था। हमें तनुकृत अम्ल या क्षार का ही घर पर प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पीएच स्केल क्या होता है। तो चलिए आइए समझते हैं पीएच है क्या। स्केल का मतलब होता है पैमाना। पीएच स्केल, स्केल कहीं पर भी लगा हुआ रहता है। स्केल माना होता है पैमाना, नापने वाला। जिस तरह से हम लोग लंबाई को मीटर में नापते हैं, भूकंप को हम लोग ये क्या कहते हैं, भूकंप को हम लोग किस में मापते हैं, सिस्मोग्राफ पर मापते हैं, या भूकंप मापने वाला जो मशीन होता है रिक्टर पैमाना, उस पर हम लोग मापते हैं। उसी तरह से वजन को हम लोग ग्राम के हिसाब से मापते हैं। उसी तरह से अम्ल या क्षारक की जो प्रबलता है उसको नापने के लिए स्केल विकसित किया गया, उसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का क्या काम है, ये अम्ल या क्षार की प्रबलता को मापता है। पीएच स्केल अम्ल या क्षारक की सांद्रता मापता है। नहीं, अम्ल या क्षारक की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, उसे ही हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल मान चलिए कि हमारा एक कोई स्केल है जो कि पीएच को मापने का एक काम कर रहा है। ये है हमारा पीएच स्केल। अब इसमें जो हम लोग जो ये नाप जो सकते हैं पीएच स्केल में, देखिए ये पीएच स्केल जो होता है, ये बीच में बेचारा ये यहाँ पर इस तरह से डिजाइन किया गया है। ये है 0, ये है 7, ये है 14। इधर जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग 0 से दाएं की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो 7 तक तो हमारा क्या रहेगा, ये 7 जो होता है ये उदासीन होता है। यदि किसी चीज़ का पीएच 7 है तो इसका मतलब वह उदासीन है, वह न तो अम्ल है न ही क्षार है। और 7 से कम यदि है तो इसका मतलब वह अम्ल है। इधर अम्ल का घर हुआ, इधर क्षारक का। यानी 0 से 7 के बीच में जो इसका मान वेरी करता है किसका, अम्ल का, और 7 से 14 के बीच में किसका मान होता है, क्षारक का। तो जिसका जितना 7 से जितना कम होगा मान, उसकी प्रबलता अम्ल की उतनी ही अधिक होगी। और 7 से अधिक जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे 14 के तरफ, क्षार का मान भी बढ़ते जाएगा। यानी यहाँ से ये इधर इसका मान बढ़ेगा, जितना बढ़ाएंगे उतना मान क्षार प्रबल होते जाएगा। और यहाँ से इस साइड बायां साइड, 7 से बायां साइड जैसे जैसे मान इसका घटता जाएगा, 0 की तरफ जैसे जैसे हम पहुँचेंगे, अम्ल उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। यानी जिसका पीएच मान जितना कम वह उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा, जिसका पीएच मान जितना अधिक वह उतना ही अधिक प्रबल क्षारक होगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि पीएच का प्रभाव क्या होता है। पीएच का प्रभाव दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर पड़ता है। चलिए पीएच का प्रभाव, पीएच का कहाँ कहाँ पर हम लोग को दैनिक जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलता है,
तो सबसे पहले देखते हैं हमारा अपना शरीर जो है, मानव शरीर, हमारा शरीर जो है यह भी एक निश्चित पीएच के बीच ही काम करता है। हमारा शरीर जो है 7.0 से लेकर के 7.8 परास के बीच ये कार्य करता है। यदि इस रेंज से यदि हमारा शरीर बाहर जाता है, इस पीएच रेंज से हमारा शरीर यदि बाहर जाता तो हमारा शरीर जो है एसिडिक रूप से हमारा अनबैलेंस होने लगता है और हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित होने लगता है। इसलिए डॉक्टर सब कुछ का, चाहे वो यूरिन टेस्ट रहे, उसका पीएच स्केल भी टेस्ट करता है। उसके बाद देखते हैं मिट्टी पर, तो हो गया हमारे शरीर पर। इतना ही नहीं, वातावरण का भी पीएच यदि गड़बड़ाता है तो अम्लीय वर्षा होने लगती है। अम्लीय वर्षा, देखिए पीएच के प्रभाव से अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? जब 5.6 से इसका पीएच मान वर्षा का घटने लगता है, 5.6 से कम हो जाता है पीएच मान, तब उसको क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। इसी प्रकार से है मिट्टी का भी पीएच मान। हम लोग जब भी कोई फसल लगाते हैं तो मिट्टी का भी हम लोग जांच करते हैं। मिट्टी का जांच, मिट्टी के पीएच स्केल को जांच करके उसमें विभिन्न प्रकार के फसल के हम लोग उपजा सकते हैं। यदि बिना जांचे किसी प्रकार का फसल हम उसमें उपजाते हैं तो हमको फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती। इसलिए कोई भी चीज़ उपजाने से पहले हमको मिट्टी की पीएच स्केल का भी जांच करना चाहिए। उसके बाद हमारे पाचन तंत्र पर इसका भी प्रभाव पड़ता है पीएच स्केल का। पाचन तंत्र, अब देखिए पाचन तंत्र पर क्या है कि देखते होंगे कि कभी कभी खाने के दौरान क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ खा लेते हैं गरिष्ठ भोजन सब, तो हमारा पेट में जो अपच हो जाता है और हमको खट्टा डकार आने लगता है। इसका मतलब है कि हमारे पेट का जो पीएच क्या हो गया, बढ़ गया है, एसिडिक हो गया। और एसिडिक जब होता है, खट्टा जब हम अम्लीयता जब बढ़ जाती है, तो हम लोग देखते होंगे खाते हैं कौन चीज़? एसीलॉक खाते हैं। ये एसीलॉक इसको क्या करता है? ये एसिडिटी जो हो गया है उसको लॉक करने का ये काम करते हैं। यानी एसीलॉक जो है इसका नेचर क्या है? ये क्षारकीय होता है। जैसा कि हम इससे पहले वाला लेक्चर में ही बताए थे कि जब अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करता है कि एक दूसरे को प्रभाव को क्या करता है? ये उदासीन करता है, उदासीनीकरण करने का ये काम करता था। जब अम्लीयता जब हमारे पेट में बढ़ जाती है तो हम एसिलॉक करते हैं या कोई भी क्षारकीय दवाई का प्रयोग करते हैं, उससे हमारा अम्लीयता हमारे पेट का ठीक हो जाता है और हम स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। चलिए और प्रभाव देखते हैं, हमारे दांत पर क्या प्रभाव पड़ता है। दांत पर प्रभाव, दांत पर प्रभाव, यहाँ तक ये दांत जो कि सब शरीर का सबसे कठोर चीज़ है। दांत जो बना होता है हमारा, ये इनेमल का बना होता है, इनेमल का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इसको भी ये एसिड नहीं छोड़ता। ये जब हम लोग कुछ खाते हैं, खाना पीना खाते हैं और दांत में जब वो फंसा हुआ रह जाता है कहीं पर, तो बैक्टीरिया उस पर क्या करता है? अपना प्रभाव दिखा करके उस पर एसिड गिराना शुरू करता है। ठीक है, और एसिड जब गिराता है तो वह एसिड क्या होता है कि हमारे वो मुंह के पीएच को कम कर देता है और हमारा दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो पीएच का मान घटने के कारण हमारे दांत का भी क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि पर भी पीएच का प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम देखें कि हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग स्थान पर पीएच का अपना स्थान
है। चलिए उसके बाद देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है लवन परिवार। ये लवन का एक बहुत बड़ा परिवार है दोस्तों। लवन को से पहले वाले टॉपिक में पढ़ते लवन का परिवार। जिस तरह से आप लोगों का परिवार है उसी तरह से लवन भी अपना एक बहुत बड़ा परिवार को जो बनाए हुए है। तो लवन के परिवार को इसको याद रखना कि कौन कौन से लवन होते हैं। अब देखिए किसी भी चीज़ में यदि सल्फेट लग गया तो इसका मतलब वह हम समझ सकते हैं कि वह लवन है बच्चे। सोडियम सल्फेट रहे, पोटेशियम सल्फेट रहे, मैग्नीशियम सल्फेट रहे, सल्फेट यदि कोई चीज़ में लगा हुआ है तो इसका मतलब वह लवण है। दूसरा चीज़ ऐसे भी समझ सकते हैं क्लोराइड लगा हुआ रह सकता है, कार्बोनेट लगा हुआ रह सकता है। बहुत सारा चीज़ में कार्बोनेट भी लगा हुआ रहता है। ये सब को हम लोग समझ सकते हैं। सब क्या है, ये सब लवण का परिवार। सल्फेट का उदाहरण ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, क्लोराइड का उदाहरण ले सकते हैं NaCl, KCl, कार्बोनेट का उदाहरण भी ले सकते हैं, नाइट्रेट बहुत सारा चीज़ में लगा हुआ रहता है। तो ये हमारा लवण का बहुत बड़ा परिवार है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बच जाएगा दूसरे दिन के लिए वह हमारा है अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण करना, और यौगिक के निर्माण के बाद उसका क्या उपयोग है उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छा से सुने होंगे। एक बार आप लोगों को पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं, और इस वीडियो के लिए एक बार पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कीजिए, ताकि आप तक हमारा नया से नया अपडेट पहुंचता रहे। धन्यवाद। गुड नाइट। आपका दोस्त साथी शिक्षक ओम प्रकाश कुमार। धन्यवाद।